गुड आफ्टरनून बच्चों। Good afternoon, sir. तो बेटा हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का कंसेप्ट स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो होते हैं उन स्टेप्स को हमने अब तक जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हुए एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हम जो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स का अरेंजमेंट इन स्पेस डिसाइड करते हैं, एटॉमिक अरेंजमेंट को डिसाइड करते हैं और एटॉमिक अरेंजमेंट को डिसाइड करने के लिए जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसको हम सेंट्रल एटम बनाते हैं। ठीक है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सेंट्रल एटम बनाते हैं। बट कई बार क्या होता है कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सेंट्रल एटम बनाने पे जो एटॉमिक अरेंजमेंट होता है वो सिमेट्रिकल नहीं होता। तो अगर एटॉमिक अरेंजमेंट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सेंट्रल एटम बनाने पे सिमेट्रिकल नहीं है तो हमें एक ऐसे एटॉमिक अरेंजमेंट को प्रिफर करना होगा जिसको कंसीडर करने पे स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल ऑब्जर्व हो। तो जैसे मैंने आपको Cl2O का एग्जांपल बताया था, वहां पे ऑक्सीजन को हमने सेंट्रल एटम अगर बनाया तो जाकर के वो स्ट्रक्चर हमें सिमेट्रिकल दिखा। और इसी पॉइंट में मैंने आपको यह भी बताया हुआ है कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन ये कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, अलग अलग वजह से। फिर उसके बाद मैंने आपको ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन है, उसके बाद फिर नाइट्रोजन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, फिर सल्फर है, सल्फर के बाद फिर कार्बन आता है, उसके बाद फिर फास्फोरस और हाइड्रोजन आते हैं। फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने सेकेंड स्टेप बताया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है या आयन के अंदर प्रेजेंट है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। आयन अगर है तो चार्ज के साथ हम उसको कंसीडर करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं और फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड करके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डिटरमाइन करते हैं। फिर उसके बाद मैंने थर्ड स्टेप बताया कि अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है इनको अरेंज करना है। तो इनको अरेंज कैसे करते हैं, सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम के बीच में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर रख देते हैं। फिर उसके बाद जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको टर्मिनल एटम पे रखते हैं जिससे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। उसके बावजूद भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है तो फिर हम उसको सेंट्रल एटम पे रखते हैं और फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है। अगर नहीं कंप्लीट है तो फिर टर्मिनल एटम से लोन पेयर को, ठीक है, टर्मिनल एटम पे प्रेजेंट लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने ये फॉस्जीन वाला केस बताया था आपको, COCl2 का केस। तो टर्मिनल एटम से लोन पेयर को हम बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करते हैं जिससे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और जब हमने ये इंश्योर कर लिया कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है तो इसके बाद फिर हम फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज कैसे डिटरमाइन करते हैं उसका फॉर्मूला जो है यहाँ पे गिवन है। कल की क्लास में जो मैंने रिकॉर्डिंग शेयर किया था उसमें लास्ट का 10 मिनट का लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था,
तो जिन स्टूडेंट्स ने रिकॉर्डिंग देखी है मैं उनके लिए बता रहा हूं कि फॉर्मल चार्ज अब हम एक एक एटम का डिटरमाइन करेंगे और फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करने के लिए ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है। फॉर्मल चार्ज क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस किस फॉर्म में हमने अरेंज किया, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, जितने लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है इंटू 2 करना है, क्योंकि लोन पेयर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन उसके अपने इलेक्ट्रॉन है, बट बॉन्ड पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उस एटम का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम ने शेयरिंग में इन्वॉल्व किया है। तो इसलिए बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को 2 से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन उसी एटम के। अब इस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करते हैं। फॉस्जीन के केस में आपने देखा कि फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का भी 0 आया। जैसे ऑक्सीजन का हम फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं, देखो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन ने यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे 2 है तो -2 हो गया, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है तो -2 इंटू 2। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है तो -2 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अगर हम कार्बन को कंसीडर करें तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज क्या है? कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और कार्बन ने यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4, तो 4 -4, तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए, तो 4 -4, और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो -2 इंटू 0, तो ये भी आ गया 0। ऐसे ही क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज हमने निकाला। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 7, और क्लोरीन ने एक बॉन्ड बना रखा है तो -1, और क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है तो -2 इंटू 3, तो ये भी आ गया 0। उसी तरीके से इस क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज भी 0 आ गया। तो अगर फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि एटम को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नो प्रॉफिट नो लॉस है। एटम को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव आता है, इसका मतलब एटम को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस है, और अगर फॉर्मल चार्ज नेगेटिव आता है, इसका मतलब कि एटम को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रॉफिट है। तो नेगेटिव फॉर्मल चार्ज ये हमें बताता है कि उस एटम को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रॉफिट हुआ है। पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज हमें यह बताता है कि उस एटम को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, और 0 फॉर्मल चार्ज ये दिखाता है कि उस एटम को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन न तो कोई प्रॉफिट हुआ न कोई लॉस हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर लास्ट स्टेप को कंसिडर करते हैं। तो आप लास्ट स्टेप लिखो, जो भी सीक्वेंस रहा हो। लास्ट स्टेप कौन सा है? स्टेप 7 है या 8 है, बताओ? 7। स्टेप 7, तो स्टेप 7 लिखो। स्टेप 7 में लिखो, फॉर्मल चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम, फॉर्मल चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम, formal charge of central atom should be, formal charge of central atom should be kept as low as possible. Formal charge of central atom should be kept as low as possible, as low as possible. Normally it is equal to 0. Normally it is equal to 0. Formal charge of central atom should be kept as low as possible. Normally it is equal to 0. तो अब जरा एक बात और समझना, ये जो फॉर्मल चार्ज होता है बेटा, अगर किसी एटम के ऊपर चार्ज आ रहा है, इसका मतलब उस एटम के ऊपर हमने बर्डन रखा हुआ है। अगर एटम पे चार्ज है मींस एटम बर्डनड है, अगर एटम पे कोई चार्ज नहीं है मींस एटम पे कोई बर्डन नहीं। चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या चार्ज नेगेटिव हो, दोनों ही सिचुएशन में एटम बर्डनड होगा।
और कोई भी एटम अपने ऊपर बर्डन नहीं रखना चाहता। अगर उसके ऊपर चार्ज है मींस एटम के ऊपर बर्डन है, और बर्डन है तो वो अनस्टेबल है। ठीक है। अब देखो, जब स्टेबलाइज करने की बात आएगी तो सबसे पहले हम सेंट्रल एटम को स्टेबल बनाएंगे, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे मॉलिक्यूल को किसने जोड़ करके रखा हुआ? सेंट्रल एटम ने जोड़ करके रखा हुआ। सेंट्रल एटम ने सारे टर्मिनल एटम को अपने साथ बॉन्ड बना करके वहां पे इकट्ठा करके रखा है। तो अगर सेंट्रल एटम पे कोई बर्डन है तो ये बर्डन सेंट्रल एटम को अनस्टेबल बनाएगा, और सेंट्रल एटम अगर अनस्टेबल होगा तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा। इसलिए सबसे पहले हमें सेंट्रल एटम का बर्डन को रिलीज करना है। तो इसीलिए बोल रहा है कि फॉर्मल चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। सेंट्रल एटम पे जितना कम फॉर्मल चार्ज हो उतना अच्छा है। मतलब सेंट्रल एटम पे जितना कम बर्डन हो उतना अच्छा है। ज्यादातर केसेस में सेंट्रल एटम पे कोई बर्डन नहीं होता, बिकॉज ज्यादातर केसेस में सेंट्रल एटम का फॉर्मल चार्ज 0 होता है। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। तो अब देखो, यहां पे हमने अगर इस स्ट्रक्चर को हम कंसीडर करें तो यहाँ पे सेंट्रल एटम का फॉर्मल चार्ज ऑलरेडी 0 है, और नेट चार्ज भी 0 है। ठीक है। चारों एटम जो यहाँ पे 4 एटम है, सब पे 0 फॉर्मल चार्ज है, टोटल चार्ज भी 0 है। और ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली नेट चार्ज 0 होना चाहिए। इसका मतलब कि फॉस्जीन का फाइनल स्ट्रक्चर यही होगा। फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्जीन अगर हम कंसिडर करें तो ये फॉस्जीन का फाइनल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्जीन। तो अब मैं आपको कुछ और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दे रहा हूं। जैसे देखो, अगर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फाइड आयन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फाइड आयन, ये है सल्फाइड आयन। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। एक एक करके जैसे जैसे मैंने बताया हुआ स्टेप वाइज प्रोसीड करो।
सेंट्रल एटम यहाँ पे किसको बनाओगे? सल्फर। सल्फर सेंट्रल एटम होगा, क्योंकि वो इनमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सल्फर को हमने सेंट्रल एटम बना दिया, और ऑक्सीजन जो है वो टर्मिनल एटम हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस 6 इंटू 3, और 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए होंगे, इसलिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कंसीडर किया जाएगा। तो +2। तो अब अगर आप देखो तो ये कितना हो गया? 24 + 2 26। 26 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो 13 इलेक्ट्रॉन पेयर हमें मिले। ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। अब इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अरेंज करना है। तो जैसा मैंने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को सबसे पहले सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम के बीच में एक एक रखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां रख दिया। 3 हमने यूज कर लिए। अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर है 10। अब उनको हमें टर्मिनल एटम पे रखना है, जिससे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो 3 हमने यहां रख दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हमने यहां रख दिया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हमने यहां रख दिया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अभी देखो, हमने टोटल 12 इलेक्ट्रॉन पेयर यूज किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल एटम पे रखना होता है। तो हमने सेंट्रल एटम पे रख दिया। अब इसके बाद हमने चेक किया सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। आप देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, +2 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के सराउंडिंग में। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो पहले इसका ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, -1 बॉन्ड पेयर है, माइनस यहाँ पे 3 लोन पेयर है, तो -2 इंटू 3, तो ये आ गया बेटा -1। ऑब्वियसली फिर इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज भी -1 आएगा, और इसका फॉर्मल चार्ज अगर आप निकालोगे तो इसका फॉर्मल चार्ज भी -1 आएगा। अब हम इस सल्फर का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो सल्फर का फॉर्मल चार्ज क्या है देखो, तो इसका फॉर्मल चार्ज हो गया, यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास, -3 बॉन्ड पेयर से अटैच है सल्फर, और एक लोन पेयर है सल्फर के पास, तो -2 इंटू 1, तो सल्फर का फॉर्मल चार्ज आ रहा है +1। अब आप देख रहे हो कि सेंट्रल एटम का जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 नहीं, सेंट्रल एटम का फॉर्मल चार्ज +1 है, और हमें इस +1 को 0 बनाना है। तो +1 को 0 कैसे बना सकते हैं? ध्यान देना, हमारे पास कोई लोन पेयर तो है नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर बचा नहीं है जिसको हम इसको दे करके इसका फॉर्मल चार्ज 0 बना दें। एक ही तरीका है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर को हम बढ़ा दें, तो बॉन्ड पेयर को बढ़ा करके हम इसका फॉर्मल चार्ज को 0 बना सकते हैं। अब एक बात और समझना बेटा, इस पे फॉर्मल चार्ज सल्फर पे आ रहा है +1, मतलब सल्फर को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। मैंने अभी बताया था पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज क्या इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस को इंडिकेट करता है, और इन तीनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव फॉर्मल चार्ज है। इसका मतलब इन तीनों को इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में गेन हो रहा है। तो इसको लॉस हो रहा है और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका लॉस को ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रॉन गेन में है वो कवर कर सकता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? अपना एक लोन पेयर को इसको बॉन्ड पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और जब बॉन्ड पेयर यहां पे बढ़ेगा तो सल्फर का फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा। अब देखो, अब ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड,
इधर है सिंगल बॉन्ड, इधर है सिंगल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन के पास अब 2 लोन पेयर बचे हैं, इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है, सल्फर के पास 1 लोन पेयर पहले से। अब अगर आप हाँ बेटा कुछ पूछना चाहते हो, हैंड रेस किया हुआ। सर ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर के आप समझा रहे हो ना ये? हाँ हाँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही समझा रहा हूं। ओके सर। ठीक है, अब देखो अगर हम फॉर्मल चार्ज को देखें तो इसका फॉर्मल चार्ज तो अभी भी -1 है, इसका फॉर्मल चार्ज भी -1 है, इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज अब आप निकालोगे 0 हो गया, मतलब इस पे अब कोई बर्डन नहीं है, ये भी कंफर्टेबल हो गया, और सल्फर का भी फॉर्मल चार्ज 0 हो गया, तो अब ये भी कंफर्टेबल। अब आप देख सकते हो फॉर्मल चार्जेस का टोटल सम -2 है, टोटल सम फॉर्मल चार्ज। अच्छा ध्यान देना, अगर किसी एटम पे 0 फॉर्मल चार्ज है, मतलब कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, तो वहां पे हमें 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट लिखना ही नहीं है 0। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्मल चार्ज है तो उसको लिखना है। तो अब आप देख सकते हो फॉर्मल चार्जेस का टोटल सम -2 आ रहा है, और यहां पे देखो नेट चार्ज भी -2 है, देखो नेट चार्ज -2 है, और यहाँ पे फॉर्मल चार्जेस का टोटल सम -2 है, तो इसलिए, और सेंट्रल एटम का फॉर्मल चार्ज 0 है, तो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फाइड आयन। तो जब आप आयन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आयन का स्ट्रक्चर को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में आपको इनक्लोज करना है, आयन का स्ट्रक्चर को हमेशा इनक्लोज करना है स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। और ब्रैकेट के ऊपर आप जो टोटल चार्ज है उसको रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहले नंबर और फिर साइन, पहले नंबर उसके बाद साइन। तो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फाइड आयन। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर ब्रैकेट में भी चार्जेस दिखाने हैं और ब्रैकेट के बाहर भी? जिस एटम पे फॉर्मल चार्ज है ना, उस एटम पे जितना फॉर्मल चार्ज है वो भी रिप्रेजेंट करना है, और अगर आयन है तो आयन को हमेशा ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करोगे, और ब्रैकेट के ऊपर मतलब सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में, सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में आपको टोटल चार्ज रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है, पहले नंबर फिर साइन। तो आगे बढ़े, इसको नोट कर लिया है? ये नोट कर लिया सबने? अब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो सल्फ्यूराइल क्लोराइड का, SO2Cl2, इसको बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सल्फ्यूराइल क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। जो इंपॉर्टेंट यूजेस होंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में आप केमिस्ट्री में अलग अलग चैप्टर में पढ़ोगे आगे, जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करोगे तो वहां पे आपको ये पता चलेगा।
जिन्होंने ड्रॉ कर लिया हो वो यहाँ पे बता सकते हैं मैसेज बॉक्स में जाकर के। अभय ने कंप्लीट कर लिया, यक्ष ने कंप्लीट कर लिया, सालू ने कर लिया, वृषांक ने कर लिया। योगेश ने भी कर लिया। तो यहाँ पे मयंक ने भी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सल्फर, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सल्फर, तो सल्फर को हमें बनाना है सेंट्रल एटम। मानस ने भी कर लिया। ठीक है, सल्फर को सेंट्रल एटम बनाएंगे। अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, आप कंपेयर कर लेना, अगर आपने एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर बनाया होगा तो सही है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सल्फर हो गया सेंट्रल एटम, और ऑक्सीजन जो है रोहन ने भी कर लिया है, गुड। ऑक्सीजन जो है वो और क्लोरीन ये टर्मिनल एटम है। तनिष्क ने भी कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इंटू 1, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इंटू 2, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इंटू 2, तो ये आ गया 14 प्लस 12 26 प्लस 6 30। उसने भी कंप्लीट कर लिया, गुड। तो 30/2 15 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब 15 इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करना है, तो 15 इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करना है तो सबसे पहले बॉन्ड पेयर्स को अरेंज करते हैं। एक यहां पे रखा, एक यहां रखा, एक यहां रखा, एक यहां रखा, 4 हमने। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2 18 प्लस 14 32 होना चाहिए, 32 होना चाहिए। थर्टी टू, तो 15 इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, 16 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब 16 इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करना, 4 हमने यूज कर लिया है, अभी 12 बचे हुए, इनको टर्मिनल एटम पे रखेंगे। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ऐसे ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। हमने सारे इलेक्ट्रॉन पेयर यूज कर लिए और देखा सेंट्रल एटम का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा है। अब फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, तो फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन का -1 आता है, इस ऑक्सीजन का -1 आता है, और सल्फर का फॉर्मल चार्ज अगर हम डिटरमाइन करें तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास है, -4 बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, तो +2 आता है। सल्फर का +2 आ रहा है और दोनों ऑक्सीजन का -1 आ रहा है, जिसका मतलब कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को प्रॉफिट है, दोनों ऑक्सीजन को प्रॉफिट है, सल्फर को लॉस है, और क्लोरीन को नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो क्योंकि ऑक्सीजन को प्रॉफिट है और सल्फर को लॉस है, तो जब इलेक्ट्रॉन देने की बात आएगी, मतलब सल्फर का लॉस को कंपनसेट करने की बात आएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा जो प्रॉफिट में है, तो इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक लोन पेयर को हमने यहां से बॉन्ड पेयर बना दिया और एक लोन पेयर को हमने यहां से बॉन्ड पेयर बना दिया। अब फाइनल स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ये बनेगा,
अब किसी भी एटम पे कोई चार्ज नहीं है। सल्फर पे +2 फॉर्मल चार्ज कैसे है? देखो, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और सल्फर यहाँ पे 4 बॉन्ड से अटैच है, तो 4 बॉन्ड पेयर है, तो 6 - 4। और सल्फर के पास आप यहां देख रहे हैं कोई लोन पेयर नहीं है सल्फर के ऊपर, तो 6 - 4 -2 × 0, तो ये +2 आ रहा है। तनिष्क, क्लियर हुआ? तनिष्क, समझ में आया? ठीक है, तो ये SO2 Cl2 का फाइनल स्ट्रक्चर होगा बेटा। अच्छा, क्योंकि ये आयन नहीं है इसलिए इसको ब्रैकेट में इंक्लोज नहीं करेंगे। अगर आयन होता तो ब्रैकेट में इंक्लोज करते, ये आयन नहीं है इसलिए ब्रैकेट में इंक्लोज नहीं करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर कितने लोगों ने बनाया है? सेम स्ट्रक्चर कितने लोगों ने बनाया? ब्रशांक ने बनाया, कुणाल ने बनाया, रोहन ने बनाया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जिन्होंने नहीं बनाया, आप अपनी गलती को आप समझ पा रहे हैं ना, क्या गड़बड़ किया था आपने? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर किसी ने गलत भी किया है तो कोई बात नहीं, आप अपनी एरर को समझो, क्या गड़बड़ की है उसको ठीक करो, अगली बार आपका सही होगा। वैसे तो मैं देख रहा हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही स्ट्रक्चर बनाया है। वेरी गुड। अब देखो, अगर हम कंसीडर करते हैं XeOF4, XeOF4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। XeOF4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जिनॉन इज अ नोबल गैस, तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? जीरो ना, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ड्रॉ करो स्ट्रक्चर। वैलेंसी जीरो होगी, बात सही है, वैलेंसी जीरो होगी, बट कुछ नोबल गैसेस ऐसे हैं ना जो कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्यों? सेंट्रल एटम अभी भी आप जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको लोगे, तो ऑब्वियसली जेनॉन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सेंट्रल एटम जेनॉन ही होगा। नोबल गैसेस में जेनॉन और क्रिप्टन दो ऐसे नोबल गैसेस हैं जिनके कंपाउंड नेचर में ऑब्जर्व होते हैं।
अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया हो तो बताओ। उसने कंप्लीट कर लिया। प्रशांत ने कंप्लीट कर लिया। अभय ने भी कंप्लीट कर लिया। योगेश ने कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड। तनिष्क ने कर लिया, वेरी गुड। तनिष्क, माइक अनम्यूट करो बेटा। हाँ जी सर। राहुल ने कर लिया, गुड। हाँ जी सर। तनिष्क, बताओ जरा इस स्ट्रक्चर में जेनॉन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? बॉन्ड? हाँ, बॉन्ड टाइप कौन सा है? सिंगल है, डबल है, क्या है? सर डबल। डबल बॉन्ड है। और जेनॉन, जेनॉन के सराउंडिंग में क्या क्या है जरा बताना मुझे। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? जेनॉन के सराउंडिंग में कौन कौन से एटम है, किस बॉन्ड से अटैच है, पूरा स्ट्रक्चर जरा मुझे बताओ जो तुम्हें दिख रहा है। सर पहले तो ये जिनोन बीच में है, फिर ऊपर एफ है सिंगल बॉन्ड के साथ हम्म। अटैच। साइड में भी सिंगल बॉन्ड के साथ एफ है, हम्म। और दूसरी साइड में भी सिंगल बॉन्ड के साथ एफ। चार चार फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है ठीक अटैच। है। हाँ जी। तो अब फ्लोरीन के वो हमको कंप्लीट करना है ऑक्टेट, तो ऊपर 6 वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर लग जाएंगे चारों में। हाँ, सबके हर फ्लोरीन पे 3 3 लोन पेयर है। हाँ अभी जी। तुम एक चीज को मिस कर रहे हो। कोई बताएगा इन्होंने जिनोन पे भी है एक। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जिनोन पर भी है एक लोन पेयर। हाँ, जेनॉन पे भी एक लोन पेयर है, वेरी गुड। अब सही है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है, तुमने सही स्ट्रक्चर बनाया। तो ओके सर, यहाँ पे थैंक यू। देखो, सेंट्रल एटम बनेगा जेनॉन, क्योंकि वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इसके सराउंडिंग में एक ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन एटम होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर काउंट करें तो जेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और टोटल 4 फ्लोरीन एटम। 7 4 28 प्लस 6 34, 34 प्लस 8 42, 42 को 2 से डिवाइड किया, 21 इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करना है। अब 21 इलेक्ट्रॉन पेयर हमें अरेंज करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां रखा, 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 और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां रखा। ठीक है, 5 हमने यूज कर लिए, 16 बचे हुए हैं। तो 3 हमने यहां रख दिया, 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 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यहां रख दिया। एक अभी भी बचा हुआ है, तो उसको सेंट्रल एटम पे रखना है। और हमने देखा कि यहाँ पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं बल्कि एक्सपैंडेड है, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है।
अब इसके बारे में भी अभी मैं एक पॉइंट आपको बताता हूं, पहले एक बार स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो अब इसके बाद आप देखो, हम सबका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो फॉर्मल चार्ज हमने निकाला, तो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज आ गया -1, और जिनॉन का फॉर्मल चार्ज हमने निकाला, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनॉन के पास, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 - 5 बॉन्ड पेयर हो गए, और एक लोन पेयर हो गया, तो -2 × 1, तो इस पे +1 फॉर्मल चार्ज आया बेटा, ठीक है। जेनॉन पे +1 फॉर्मल चार्ज आया, जेनॉन पे +1 फॉर्मल चार्ज आया, ऑक्सीजन पे -1 फॉर्मल चार्ज आया, बाकी चारों फ्लोरीन पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं। तो अब हम देख रहे हैं कि जेनॉन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस में है, ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन में है, तो इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा और जेनॉन उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरीके से फाइनल स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा यहाँ पे, वो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। हाँ, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड हो सकता है, और अगर सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड होगा तो वहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ऐसे स्पीसीज को ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोलते हैं। तो ये XeOF4 का फाइनल स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है? अब देखो, आपने कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे कंसीडर किया, जैसे ये XeOF4 वाला स्ट्रक्चर है, इससे पहले SO2Cl2 का स्ट्रक्चर था, उससे पहले सल्फाइड आयन वाला स्ट्रक्चर था। इन सब में आप देख रहे हो कि फाइनल स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो पहला वाला स्ट्रक्चर था फॉस्जीन का, उसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट था। तो कब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट एक्सपैंड होगा और कब नहीं होगा, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन आप लिखो, नोट में लिखो, नोट में लिखो, लिखो थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट, थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट, थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट of periodic table, third and higher period element of periodic table can expand its octet, can expand its octet. However, first and second period element cannot. However, first and second period element cannot. First and second period element cannot. ठीक है? तो जो एलिमेंट फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड को बिलोंग करते हैं, वो अपना ऑक्टेट कभी एक्सपैंड नहीं कर सकते। लेकिन जो एलिमेंट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड को बिलोंग करते हैं, ये सारे एलिमेंट अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं। अब बात आती है क्यों कर सकते हैं। तो इस क्यों का जवाब जानने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग तक वेट करना पड़ेगा। अभी सिर्फ आप ये याद रखो कि अगर कोई एलिमेंट तीसरे पीरियड, चौथे पीरियड, पांचवें पीरियड, छठे पीरियड, सातवें पीरियड को बिलोंग करता है, तो वो अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है, और अगर वो फर्स्ट और सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है तो अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता। तो कार्बन जो है, फॉस्जीन में सेंट्रल एटम कार्बन था, कार्बन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, इसलिए वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। सल्फर, जेनॉन, ये जो है सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट है। अगर हम जेनॉन को कंसीडर करें तो आप जेनॉन को आप इस तरीके से देखो, हीलियम नोबल गैस है जेनॉन, हीलियम फर्स्ट पीरियड में है,
ठीक है, नियॉन सेकंड पीरियड में है, आर्गन थर्ड पीरियड में है, क्रिप्टन फोर्थ पीरियड में है, जेनॉन फिफ्थ पीरियड में है। तो फिफ्थ पीरियड एलिमेंट में है, इसलिए ये भी अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। बात समझ में आ रही है बेटा? ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. गुड। अभी देखो कोई एग्जांपल आएगा तो आपके सामने पता चल जाएगा, वेट करो उसको। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाला एग्जांपल भी आएगा। नॉर्मली जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं ना, ये स्टेबल नहीं होते, बहुत कम ही एग्जांपल है, तो आएगा आपके सामने, क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अगर हम कंसीडर करते हैं फॉस्फेट आयन को, फॉस्फेट आयन, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो फास्ट, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। कंप्लीट हो जाए तो इन्फॉर्म करना। गुड, वेरी गुड विशांत, वेरी गुड। योगेश ने भी कर लिया, गुड। उसने भी कंप्लीट कर लिया। यक्ष ने कर लिया, वेल डन। तो मैं अब सीधे इसका फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया होगा तो सही है। फास्फोरस सेंट्रल एटम है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के, और 3 ऑक्सीजन, राहुल ने भी कर लिया, गुड। 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ, 3 लोन पेयर यहाँ पे, 3 लोन पेयर यहाँ पे, 2 लोन पेयर यहाँ पे। इसका फॉर्मल चार्ज आया है -1, इसका फॉर्मल चार्ज है -1, इसका फॉर्मल चार्ज है -1। राधिका ने भी कंप्लीट कर लिया है। अब ये आप मैच करा लो, फास्फोरस का फॉर्मल चार्ज 0। तो अब आप देखो, टोटल सम ऑफ फॉर्मल चार्ज -3 आ रहा है, और नेट चार्ज भी -3 है। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो। यही स्ट्रक्चर सबने ड्रॉ किया है। यस सर। वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, पर क्लोरेट आयन, पर क्लोरेट आयन। पर क्लोरेट आयन
आप साथ में नेम भी लिख लो, अच्छा रहेगा। पर क्लोरेट आयन। वेरी गुड यक्ष, वेरी गुड। शांत ने कंप्लीट कर लिया, गुड। उसने कंप्लीट कर लिया। अभय ने कंप्लीट कर लिया। मानस ने कंप्लीट कर लिया। योगेश ने कंप्लीट कर लिया। मयंक ने कंप्लीट कर लिया। राधिका ने कंप्लीट कर लिया। रोहन ने कंप्लीट कर लिया। तो अब आप यहां पे देखो, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा पर क्लोरेट आयन का। क्लोरीन है सेंट्रल एटम, तनिष्क ने कंप्लीट कर लिया। 3 ऑक्सीजन यहां पे डबल बॉन्ड से अटैच होंगे। सालू ने भी कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड बेटा। और 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 3 लोन पेयर। इस पे फॉर्मल चार्ज है -1, ठीक है। क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज 0 है। तो ये पर क्लोरेट आयन का स्ट्रक्चर, मैं उम्मीद करता हूं सबने यही स्ट्रक्चर बनाया होगा। स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है डाइक्रोमेट आयन का। डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट आयन। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम के पास? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। ऑब्वियसली यहां पे क्रोमियम सेंट्रल एटम होगा, लेकिन 2 क्रोमियम है तो दोनों को सेंट्रल एटम होना चाहिए। तो ये पॉलीसेंट्रिक आयन है। अगर किसी आयन में ना एक सेंट्रल एटम हो तो वो मोनोसेंट्रिक आयन बोला जाएगा या मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल बोला जाएगा। और अगर किसी आयन या मॉलिक्यूल के अंदर मल्टीपल सेंटर्स हैं तो उसको पॉलीसेंट्रिक आयन या पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो डाइक्रोमेट आयन इज अ पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल। ये पॉलीसेंट्रिक आयन है, मॉलिक्यूल नहीं, आयन है। तो अब यहाँ पे एटॉमिक अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? तो दोनों क्रोमियम सेंट्रल एटम बनेंगे और टोटल 7 ऑक्सीजन है। तो अब सिमेट्री के हिसाब से 3 ऑक्सीजन, योगेश ने कंप्लीट भी कर लिया, वेरी गुड योगेश। 3 ऑक्सीजन यहां पे, 3 ऑक्सीजन यहां पे और 1 ऑक्सीजन दोनों के बीच में होगा, तब जाकर के ये सिमेट्रिकल बनेगा।
ये है स्ट्रक्चर डाइक्रोमेट आयन में एटॉमिक अरेंजमेंट। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो क्रोमियम का 6 इंटू 2, ऑक्सीजन का 6 इंटू 7 और 2 नेगेटिव है तो +2, तो टोटल 56 आ रहा है। 56 आ गया ये। 56 को 2 से डिवाइड किया, 28 इलेक्ट्रॉन पेयर को हमें अरेंज करना है। 28 इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 20 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हुए। 3 यहां रख दिया, 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 3 यहां रख दिया। टोटल हमने अब तक देखो 8 तो पहले ही यूज कर लिया था, 20 बचे हुए थे, और उसके बाद अगर आप देखो 18 और यूज कर लिया तो 2 बचे हुए हैं। 2 बचे हुए हैं, उन दोनों को यहाँ ऑक्सीजन पे रख देंगे। ये ऑक्सीजन यहाँ पे सब सेंट्रल एटम बोला जाएगा। ये ऑक्सीजन सब सेंट्रल एटम है, मेन सेंट्रल एटम यहाँ पे क्रोमियम है। तो ये एटॉमिक अरेंजमेंट हो गया। अब इसके बाद फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। इसका -1, इसका -1, इसका -1, इसका -1, इसका -1, इसका -1, इस ऑक्सीजन का 0, इसका फॉर्मल चार्ज 0, क्रोमियम का +2 और इस क्रोमियम का भी +2। ठीक है, तो अब अगर आपको इस +2 को 0 बनाना है तो एक लोन पेयर को यहाँ पे बॉन्ड पेयर बना दिया, ऐसे ही एक लोन पेयर को यहाँ पे बॉन्ड पेयर बना दिया, इसका फॉर्मल चार्ज हो गया 0। इसी तरीके से एक लोन पेयर को यहाँ बॉन्ड पेयर बना दिया, एक लोन पेयर को यहाँ बॉन्ड पेयर बना दिया, इस क्रोमियम का भी फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। तो फाइनल स्ट्रक्चर जो डाइक्रोमेट आयन का बन करके आया वो स्ट्रक्चर ये है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसके ऊपर 3 लोन पेयर, -1 फॉर्मल चार्ज, इसके ऊपर 2 लोन पेयर 0 फॉर्मल चार्ज, यहाँ भी 2 लोन पेयर 0 फॉर्मल चार्ज, 2 लोन पेयर 0 फॉर्मल चार्ज, 2 लोन पेयर 0 फॉर्मल चार्ज, यहाँ पे 0 फॉर्मल चार्ज, और यहाँ पे 3 लोन पेयर -1 फॉर्मल चार्ज। आयन है, ब्रैकेट में इनक्लोज करोगे, और टोटल सम ऑफ फॉर्मल चार्ज -2 है, नेट चार्ज भी -2 है। तो ये डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. अब आपको स्ट्रक्चर बनाना है नाइट्रेट आयन का, NO3 नेगेटिव। ये ने कंप्लीट कर लिया। योगेश ने कंप्लीट कर लिया। प्रशांत ने कर लिया।
अभय ने कंप्लीट कर लिया, मयंक ने, उसने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, तो आपने ये स्ट्रक्चर बनाया होगा नाइट्रेट आयन का। कितने लोगों ने ये स्ट्रक्चर बनाया है? तो जिन्होंने सेम स्ट्रक्चर बनाया है सब गलत है। योगेश ने डिफरेंट बनाया है। योगेश जरा माइक अनम्यूट कर बेटा, क्योंकि तूने अलग काम किया है। यस सर। हाँ, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर में तूने क्या बनाया बेटा? सर मैंने ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही साइड डबल बॉन्ड है, बाकी 2 साइड सिंगल सिंगल बॉन्ड है। हाँ, तो क्यों क्यों ऐसा क्यों सोचा तूने? क्योंकि सर जो इनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, इधर -1 है इनकी फ्रीक्वेंसी और इधर भी, तो इस करके ना सर उधर उधर के इधर चल जाएगा 2 बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, अपना वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, बॉन्डिंग करने के लिए, और इधर ये रहेगा ताकि पूरा रहे वो। नहीं बेटा देखो, हो सकता हो तो अभी तुम सही वजह नहीं बता रहे हो। यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, नाइट्रोजन इज अ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, और अभी मैंने बताया था सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नेवर एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखो तो नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 10 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो बस यही गड़बड़ है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नेवर एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। तो नाइट्रोजन जो कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट है वो यहाँ पे ऑक्टेट एक्सपैंड कर रहा है, इसलिए ये गलत है। तो अब आपको करना क्या होगा, बेसिकली आपको स्ट्रक्चर को इसी स्टेज पे छोड़ना पड़ेगा। जैसे आपने ये स्ट्रक्चर बनाया होगा पहले, तो इस पे +1 चार्ज और इस पे -1 चार्ज आ गया, यही बनाया है ना? फॉर्मल चार्ज जब आपने निकाला ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद, तो यही तो स्ट्रक्चर बना होगा। ठीक है, अब आप इस +1 चार्ज को 0 बनाना चाहते हो, इसका फॉर्मल चार्ज को +1 से 0 बनाना चाहते हो, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन एक सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट का आप ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते, इसलिए स्ट्रक्चर को आपको इसी स्टेज पे कंप्लीट करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? आप इस स्ट्रक्चर को यहीं पे कंप्लीट करोगे, आप इस +1 फॉर्मल चार्ज को 0 नहीं बना पाओगे, क्योंकि अगर आप कोई लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करते हो तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन का जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो ये स्ट्रक्चर होगा। अब कई बार क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसी को एक और इसका स्ट्रक्चर बना करके आपको दिखाता हूं। कई बार बुक्स में आप देखोगे नाइट्रेट आयन का जो स्ट्रक्चर आपको बुक्स में मिलेगा वो स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ये स्ट्रक्चर नाइट्रेट आयन का आपको बुक्स में मिलेगा। अब यहां पे हम एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड यूज कर रहे हैं, एक एरो यूज कर रहे हैं। इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
और इसको डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। अब आप ये समझो कि ये डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। बेसिकली डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम उसको बोलते हैं जैसे आप देखो जो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड दो एटम के बीच में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। जो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो दो एटम के बीच में इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। लेकिन अगर मान लो कोई कोवैलेंट बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म हो जिसमें एक एटम के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन न हो देने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए, और दूसरे एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मतलब अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है लेकिन वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक ही एटम ने इन्वॉल्व कर रखा है, दूसरे ने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लगाया, तो ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। पहले आप ये स्ट्रक्चर जो है ये बना लिया ना आपने, दूसरा वाला स्ट्रक्चर। मैं अभी रिपीट कर रहा हूं, ये स्ट्रक्चर आपने बना लिया क्या? ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है एक एग्जांपल के थ्रू। अब जैसे देखो बेटा, अगर हमने कंसीडर किया ओजोन मॉलिक्यूल को, ओजोन मॉलिक्यूल को हमने कंसीडर किया। अब आप यहां पे देखो ओजोन बेसिकली बनता कैसे है। ओजोन बनता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करा करके। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करता है तो ओजोन बनता है। अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो ये तो आपने देखा भी होगा 10th की एनसीईआरटी में। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, और ऑक्सीजन एटम को अगर हम कंसीडर करें तो ऑक्सीजन एटम के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर आप देखो तो इस ऑक्सीजन एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इस ऑक्सीजन एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, थोड़ा प्रेजेंटेशन ठीक हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजन एटम है इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखो O2 मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, और इसके पास देखो लोन पेयर है। तो अगर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाला जो ऑक्सीजन एटम है, अगर ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में इन्वॉल्व कर दे और ये ऑक्सीजन कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ना इन्वॉल्व करे, तो ऐसे सिचुएशन में इसका ऑक्टेट तो ऑलरेडी कंप्लीट रहेगा और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब उस सिचुएशन को अगर आप देखो तो ऐसा अरेंजमेंट आपको मिलेगा। अब आप देख सकते हो कि इसकी बाउंड्री में, ये जो ऑक्सीजन एटम है इसकी बाउंड्री में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन,
और अगर आप इसको कंसीडर करोगे इस ऑक्सीजन एटम को, तो इसके सराउंडिंग में भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये मैंने बॉन्ड पेयर दिखा हुआ, जबकि यहाँ पे बेसिकली डबल बॉन्ड पेयर होने चाहिए। तो अब आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप यहाँ पे जरा देखो, ये